गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ चुके हैं। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस की क्लास लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सींग के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। दांतों के लिए हाथी मारे जाते थे और त्वचा के लिए मगरमच्छ मारे जाते हैं शिकारियों के द्वारा। इसीलिए एक वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया है जीवों की हत्या रोकने के लिए। जो जीवधारियों को शिकारी मारते थे उनके लिए वन संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो असम में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। बताएं इसका आंसर। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी सूर पक्षी, कौवा, बॉरवेट, भारतीय रॉबिन। तो कौवा के बारे में एक प्रश्न आता है कि सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। और प्रश्न में पूछा गया है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है रॉबिन। कौन सा है? भारतीय रॉबिन। अगला प्रश्न, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री की यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है
बलियम्मा, मम्मुमा, मम्मुमा, दीदू। मलयालम में माँ की बहन को कहा जाता है, बताएं इसका आंसर। मलयालम में माँ की बहन को, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, बताएं क्या कहा जाता है। माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? बलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। कौन सा हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? ऐसा स्थान कौन सा है जो केरल में है? बलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। तो बलसाड़ शहर केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। बताएं किस जगह है? गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव राजस्थान राज्य में है। किस जगह है? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। बताएं कौन होता है हाथियों के झुंड का मुखिया? हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। बताएं कौन सा हो सकता है मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने का? गलाने से होगा नहीं, भुनने से होगा नहीं। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है।
पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। लौंग, ये दांत दर्द के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्रम पहचानिए। आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लोइयों को बेलकर आग पर पकाकर। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोइयां बनाकर और आग पर पकाकर। ये भी क्रम गलत है। आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कीजिए। आटे की छोटी छोटी लोइयों को बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। और पहला, जैसे आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पका कर, ये क्रम सही है। ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन को भावनाएं, हाथों और चेहरे की गति। बताएं कौन सा हो सकता है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित कर सकती हैं। हाथों और चेहरे की गति। अगला प्रश्न, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। तो ब्रेल के माध्यम से अंधे बालक सीखते हैं ब्रेल के माध्यम से। मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा या मातृभाषा के माध्यम से बालक को सिखाया जाना चाहिए। और जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते तो उन्हें सांकेतिक भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है। भिन्न अर्थ को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। नदी, झील, झरना। ये सभी जल के स्रोत हैं, लेकिन पर्वत भिन्न है, अलग है। आंसर इसका बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की
बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना, ये बात सत्य है। रटने को हतोत्साहित करना, ये भी बात सत्य है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, किताबी शिक्षा से नहीं होना चाहिए। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ए और बी। ए और बी केवल दोनों इसके बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना ये एक नकारात्मकता को दर्शाता है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान की एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ए, सी और डी आंसर इसका पहला है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र, पठन, कथा, विवरण।
कथा, इसको कम किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती कौन सी चुनौती है? परिभाषाएं और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने की अवसर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। चुनौती शब्द कैसा है? एक नकारात्मक, तो आंसर आपको नकारात्मक छांटना है। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर, ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अवधारणाओं का विवरण, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन रटकर सीखना एक नेगेटिव है, तो आंसर इसका बी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? कार्य और खेल, इसमें उप थीम शामिल है। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा। BCD इसका आंसर है। अगला प्रश्न, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो सकते हैं। मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो क्षेत्र भ्रमण। कौन सा हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है।
भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, बात ये सत्य है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, निर्वाह भूमिका द्वारा। ए बी सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। आसान और कठिन बनाना कोई इसमें प्रश्न में बात नहीं की गई। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। सी इसका पॉजिटिव है, लेकिन वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ये भी पॉजिटिव है। वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत हैं। ये भी है पॉजिटिव। आंसर इसका है ए, बी और सी। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक दृष्टांत अभिलेख, अवलोकन पत्र। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है तो वह रूब्रिक शिक्षण का उपयोग कर रहा है। अगला प्रश्न, ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए, ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए है सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सीखने का आकलन है। ईवीएस में आत्म आकलन एक कैसा है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है, सीखने का आकलन है। ए बी टी, डी नहीं होगा। ईवीएस में आत्म आकलन कैसा है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है,
उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में आकलन। ए, सी और डी इसका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, ईबीएस का सीखना आधारित है। ईबीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो ईबीएस का सीखना कैसा है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर।